तन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। Good morning, everyone. Thought of the day. If we can change our thoughts, we can change the world. अगर हम अपने विचारों को बदल सके तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। अर्थात जैसी आपकी सोच और आपका नजरिया होगा, आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। यदि दर्पण गंदा है तो झुंझलाने से क्या फायदा। इसलिए पॉजिटिव सोच और दृढ़ निश्चय रखकर अपने आसपास की दुनिया को अपने आप स्वयं निर्मित कीजिए, अपने विचारों को बदलिए। इस प्रकार से दृढ़ और सकारात्मक दृष्टिकोण एवं पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा आप अपने जीवन को खुशियों से भर दीजिए और अपने आसपास भी खुशियां बिखेरिए। धन्यवाद। नमस्कार, दैनिक प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। और टुडेज वर्ड में आज का वर्ड है हैंडफुल, HANDFUL, जिसका मीनिंग होता है मुट्ठी भर, या हम इसे कह सकते हैं इतना ही जितना कि एक हाथ में समा सके। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। ही पुल्ड आउट ए हैंडफुल कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रस्तुत है आज की पहेली। जो जाकर न वापस आए, जाता भी वह नजर न आए, वह तो अति बलवान कहलाए। एक बार फिर से सुनिए। जो जाकर न वापस आए, जाता भी वह नजर न आए, वह तो अति बलवान कहलाए। सोचिए सोचिए, बिल्कुल ठीक सोचा। इसका उत्तर है समय। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के इतिहास में 1896 में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। दूसरे 1932 में आज ही उद्योग जगत के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं लेकर आई हूँ टुडेज स्पेशल। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। सन 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा उस समय तक सबसे मशहूर 155 देशों के 7000 गीतों के सर्वेक्षण में वंदे मातरम शीर्ष के 10 गीतों में से दूसरे स्थान पर था। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज की प्रश्नोत्तरी। और आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों पर। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम है। आज का दूसरा प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है दुग्ध उत्पादन से। जी हाँ बच्चों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज का तीसरा प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है मत्स्य या मछली उत्पादन से। आज का चौथा प्रश्न है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, जैसे गोबर की खाद या जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है वो भूरी क्रांति के अंतर्गत आती है। आज का पांचवा और आखिरी प्रश्न है रजत क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है अंडा उत्पादन से। सुप्रभात बच्चों, मैं लाई हूँ आपके लिए बाल गीत। चलिए मिलकर गाते हैं। दूर कहीं एक तारा टूटा, क्या जाने वो किसने लूटा।
छत पर कहीं नहीं था भाई, नहीं सड़क पर पड़ा दिखाई। काश कहीं अगर मिल जाता, अलमारी में उसे सजाता, जगमग जगमग करता रहता, सुबह शाम में देखा करता। आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आपके सामने आज की बाल कहानी सही अवसर को पहचाने लेकर उपस्थित हूँ। एक किसान की बहुत ही सुंदर बेटी थी। एक नौजवान लड़का उस किसान की बेटी से शादी की इच्छा लेकर किसान के पास आया। उसने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, युवक तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूँ। यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नौजवान इस आसान शर्त को सुनकर बहुत खुश हो गया। वह खेत में बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा लेकर खड़ा हो गया। किसान ने खेत में स्थित घर का दरवाज़ा खोला। तभी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बैल उसमें से निकला। नौजवान ने ऐसा बैल पहले कभी नहीं देखा था, अतः उससे डरकर नौजवान ने निर्णय लिया कि वह अगले बैल का इंतज़ार करेगा और वह एक तरफ हो गया, जिससे बैल उसके पास से होकर निकल गया। दरवाज़ा फिर खुला। आश्चर्यजनक रूप से इस बार पहले से भी बड़ा और भयंकर बैल निकला। नौजवान ने सोचा कि इससे तो पहले वाला बैल ही ठीक था। फिर उसने एक और होकर बैल को निकल जाने दिया। दरवाज़ा तीसरी बार खुला। नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार एक छोटा और मरियल बैल निकला। जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए मुद्रा बना ली ताकि उसकी पूंछ सही समय पर पकड़ ले। पर यह क्या, उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी अवसरों से भरी हुई है। कुछ सरल हैं और कुछ कठिन, पर अगर एक बार अवसर गंवा दिया तो फिर वह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अतः हमेशा प्रथम अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है हमारे स्वप्रेरित प्रयास। हर कार्य के कुछ प्रत्यक्ष लाभ होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। एक मधुमक्खी जब शहद बनाने के लिए फूलों से रस ले रही होती है तो उसे नहीं पता होता कि वो पौधे की परागण प्रक्रिया को भी मदद कर रही है। जब पेड़ अपने लिए भोजन बना रहा होता है तो ऑक्सीजन अपने आप ही बन जाती है। ऐसे ही बेसिक शिक्षा में किए जाने वाले हम सभी के छोटे से छोटे प्रयास भी किसी न किसी बच्चे को लाभ पहुंचा रहे होते हैं और पूरी बेसिक शिक्षा को लाभान्वित कर रहे होते हैं। आज बेसिक शिक्षा परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। ऐसे में तमाम मुश्किलों के बीच अविचल होकर शिक्षण की मूल भावना को संरक्षित रखते हुए बेसिक को उत्कर्ष पर ले जाना हम शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन वो लक्ष्य ही क्या जहां चुनौतियां ना हो। वो चीजें जो इंसान का जीवन रूपांतरित करती हैं वो सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा भी उन आवश्यक चीजों में से एक है। हम सब ने शिक्षा को बढ़ावा देना अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। ईश्वर हमें अपने लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ते रहने की ऊर्जा प्रदान करे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची के लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर ERAC गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M413 यानी 413 के बारे में, जिसका विषय है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा आज का लर्निंग आउटकम कुछ सूचनाओं के कलेक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी डेटा कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। सबसे पहले कक्षा में जितने भी छात्र हैं उनको 4-4 के समूह में विभक्त कर दें। प्रत्येक समूह को अब एक कार्य सौंप दें। एक पेपर ले लें, उसमें एक पर्ची पर यह कार्य लिख सकते हैं। पहले समूह, उदाहरण के तौर पे आप देखें कि पहले समूह को आप कार्य दें कि गांव में ऐसे कितने पेड़ हैं जिन पर फल आते हैं और कौन कौन से आते हैं। आप ये उदाहरण के तौर पे ये देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आम के पेड़ कितने हैं, अमरूद के पेड़ कितने हैं, पपीता के कितने हैं, नींबू के कितने हैं, या और भी जो फल हैं उनको यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे समूह को काम दे सकते हैं कि गांव में दूध देने वाले पशु
कौन कौन से हैं और कितने हैं। यहाँ ध्यान रहे, जब भी हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हो छात्रों के साथ, तो छात्रों को कम से कम 2 विषयों पर डेटा कलेक्शन आवश्यक रूप से कराएं। आप देख रहे हैं, पहले समूह को हमने दिया कि फलों के प्रकार और पेड़ों की संख्या। इसी तरह से दूसरे समूह में हमने दिया पशुओं के प्रकार और पशुओं की संख्या। इस प्रकार डेटा एकत्र करें छात्र, और डेटा एकत्र करने के बाद जब समूहवार डेटा प्रस्तुति की जा रही हो आपके साथ, तो बोर्ड पर इनको टेबुलेशन फॉर्म में तालिकाबद्ध करते हुए, सूचीबद्ध करते हुए छात्रों को बताएं कि इनको लिखने का सही तरीका ये है। अब इस सूची को हम ग्राफ के रूप में किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ सबसे एक सरल और आसान तरीका होता है। तो बार ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करते हुए छात्रों को यह स्पष्ट करें कि किसी भी सूचना का एकत्रीकरण करने के बाद उसको इस प्रकार से हम प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। और जब आप ये चर्चा कर रहे होंगे, ये ध्यान रहे कि छात्रों से ऐसा डेटा कलेक्शन करने के लिए कतई न कहें जिसका उनको कोई अनुभव ना हो, अर्थात उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ही डेटा कलेक्शन करते हुए दिखाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी समझ बहुत अच्छे से स्पष्ट होती जा रही है। तो इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई और अन्य प्रकार की गतिविधि अपनी शिक्षण योजना के लिए तैयार कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।